हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं बदलता बिहार। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कई दिन से ये खिचड़ी पक रही है कि क्या बिहार में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या नीतीश की बेवफाई का बदला बीजेपी लेने वाली है। इस मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे। वजह यह भी है कि आज बीजेपी नीतीश कुमार से बदला लेना चाहती है, नीतीश कुमार को दगाबाज कह रही है, नीतीश कुमार को बेवफा कह रही है। तो भैया सीधा सीधा समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को तलाक दे दिया है। तलाक शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें बहुत महारत हासिल है। बीजेपी तलाक का शायद जितना इस्तेमाल इस हिंदुस्तान में किया है उतना कोई नहीं किया है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि इस लफ्ज़ को दोहराया जाए और बीजेपी के लिए बताया जाए कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को तलाक दे करके और रिश्ता अपना आरजेडी से जोड़ लिया है। पिछले 2-4 महीना पहले नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार थी। नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा और महागठबंधन में शामिल हो गए। ये चीज़ बीजेपी को नहीं पच रही है। ये हार एक तरह से हार है, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले उन्होंने यही किया था। वही का बदला बिहार के लोगों ने, और बिहार की जनता तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि जनता ने जिनको माइनॉरिटी दिया था बाद में पता नहीं क्या हुआ, ये सब आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। बहरहाल हम बात करते हैं बिहार की राजनीति में। उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अध्यक्ष हैं, जदयू के अध्यक्ष हैं, और वो जदयू से आजकल नाराज चल रहे हैं। उनकी कुछ तबीयत खराब थी, वो इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स चले गए। जब दिल्ली एम्स में गए तो बिहार के बीजेपी के कुछ नेता उनसे दिल्ली मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चलता है, शुरू होता है बाजार सियासी का गर्म माहौल होता है। यहाँ पर अटकलें शुरू होना स्टार्ट हो जाती है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जब इस मुद्दे पे पटना में मीडिया ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने कहा, भैया हमको तो पता ही नहीं है, हम तो बिहार में पटना से थोड़ा बाहर थे, हम तो समाधान यात्रा पे निकले हुए थे। हमको तो इतना मालूम है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की तबीयत खराब है, वो इलाज के लिए एम्स गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जब वो ठीक होकर आएंगे तो इन विषय पे चर्चा होगी। तो मामला यह है कि आखिर बीजेपी चाहती क्यों है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाला में रखा जाए। दोस्तों, वजह भी साफ है। बीजेपी गठबंधन में थी, जो गठबंधन 4 महीना पहले टूट गया है। अब बीजेपी बिहार में अकेले पड़ गई है। उनको भी दाल चावल के रेट समझ में आने लगे हैं कि अकेले से काम चलने वाला है नहीं। सामने 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो उनको सीटें तो चाहिए। इसलिए वो चाह रही है कि 2014 में जो रणनीति अपनाई थी वही रणनीति 2024 में अपनाया जाए। 2014 में जदयू अकेले इलेक्शन लड़ी थी और आरजेडी भी अकेले इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मिलकर के चुनाव लड़ा था और 40 सीट में से 31 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। वही रणनीति बीजेपी चाह रही है इस मर्तबा 2024 में अपनाया जाए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस बार भी बीजेपी 30 से 35 सीट जीतने का आंकड़ा रखती है। यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा जी पाले में आ जाएं, तो उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति की बिहार में 3% वोट हैं, और चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं उस जाति के 5% वोट हैं। तो बीजेपी चाहती है कि दोनों वोट कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये दोनों नेता अपने आप में दावा करते हैं कि मैं जिधर भी जाता हूं हमारी जाति का वोट उधर कन्वर्ट हो जाता है। इसी सिलसिले में मीडिया के आदमी ने नीतीश कुमार के नेता से पूछा। नीतीश कुमार के एक नेता कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी खुददार आदमी हैं, ईमानदार आदमी है, पार्टी ने उनका सम्मान किया है, उनको अच्छा ओहदा मिला है, वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, वो बीजेपी में तो कतई नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या लगता है दोस्तों कि उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? जिस तरह से वो नाराज चल रहे हैं, उनको अपना फायदा नजर नहीं आ रहा है।
ऐसे में तो लगता है कि कभी भी पाला बदल सकते हैं। और बिहार की सियासत नहीं बल्कि इंडिया की सियासत में ये कहा जाता है, जानकारों का कहना है कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। कोई नेता कभी भी किसी दल से दूसरे दल में जा सकते हैं और ऐसा देखने को मिलता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो भी सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी से जब सवाल किया गया तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि हमारी इन मुलाकात को राजनीति से ना जोड़ा जाए। वहीं उन्होंने एक और दावा पेश कर दिया कि जदयू के जितने बड़े नेता हैं उतना ज्यादा बीजेपी के संपर्क में हैं। यहां पर और सियासी माहौल गर्म हो गया कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। और उपेंद्र कुशवाहा भी जा सकते हैं, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति सफर अगर पिछले 15 साल में देखा जाए तो 15 साल में उपेंद्र कुशवाहा जी ने 7 मर्तबा अपना पाला बदल चुका है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो कभी भी कहीं भी किधर भी जा सकते हैं। और बिहार में बीजेपी के लिए पका पकाया हलवा मिल जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान उनके पाले में ऑलरेडी आ चुके हैं। सिर्फ आना और आना बाकी है, तो वह उपेंद्र कुशवाहा जी को, क्योंकि बिहार में अभी बीजेपी के पास जमीन समझ में नहीं आ रही है। राजनीति जमीन जो खिसक गई है वो अभी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए राजनीतिक जमीन वो तलाश रही है। यही वजह है कि अमित शाह जैसे नेता यानी देश के गृह मंत्री बिहार में 4 महीना के अंदर तीसरी बार दौरा कर रहे हैं। हम जिस जिला से आते हैं उस जिला का नाम है दरभंगा, और अमित शाह जी उसी दरभंगा जिला में 28 और 29 जनवरी को आ रहे हैं और बीजेपी की मीटिंग है। जाहिर सी बात है इस मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव पे चर्चा हो सकती है। लोगों को बताया जा सकता है, जो उनके एमएलए होंगे, जो उनके एमपी होंगे, जो उनके अध्यक्ष होंगे, यानी बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष होंगे। सूत्रों के हवाले से तो पता चला है कि जो अभी अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, वो भी चेंज हो सकते हैं। बीजेपी कोई नया अध्यक्ष ला सकती है। अमित शाह जी आप आ रहे हैं बिहार, आइए, बड़ी खुशी की बात है, आपका इस्तकबाल होना चाहिए। आप हमारे देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन जब आप बिहार में आइएगा, दरभंगा में आइएगा, हम भी उसी दरभंगा जिला से आते हैं, उसी दरभंगा जिला में जहां पर आप आइएगा वहां से चंद कदम दूर, चंद किलोमीटर दूर आपको एक डीएमसीएच हॉस्पिटल मिल जाएगा। आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि आप कम से कम उस डीएमसीएच हॉस्पिटल का जाके निरीक्षण कर लीजिएगा। हालात मालूम हो जाएगा कि उसी दरभंगा जिला में जो डीएमसीएच हॉस्पिटल है उसके क्या हालात हैं। उसी डीएमसीएच के अगल बगल में एम्स बनने का ख्वाब दिखाया गया था। आपके गठबंधन में होते हुए नीतीश कुमार जी बोले थे कि बिहार में भी एम्स बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है उस एम्स का कि एम्स कब बनेगा, कहां बनेगा और कैसे बनेगा। बिहार की स्वास्थ्य हालात आपको मालूम है। आप आइएगा फिर नीतीश कुमार पे इल्जाम लगा दीजिएगा कि उसने हमें बेवफाई किया, मेरे साथ धोखा किया। बिहार के लोग इस धोखा का बदला लेंगे। तो यही चीज आज से 4 महीना पहले जब नीतीश कुमार आपके साथ थे तो क्यों इल्जाम नहीं लगा रहे थे कि बिहार में काम नहीं हो रहा है। आपने आपकी पार्टी 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, कितना रोजगार दे पाई इसको भी बता के जाइएगा। सिर्फ ये नहीं कि फिर से जंगल राज आ गया है, फिर से लालू राज आ गया है, यानी कि जंगल राज आ गया है, इस तरह की भाषण दे के चले जाइएगा, इससे काम नहीं चलेगा। जनता सब जानती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने जदयू के साथ गठबंधन किया था। बिहार की जनता ने आपको बहुत मोहब्बत दिया था और 40 में से 39 सीट आपके पाले में गई थी। क्या आपने कभी 39 एमपी के साथ मीटिंग किया? क्या कभी आपने इस 39 एमपी के साथ बिहार को आगे ले जाने का काम किया? क्या कभी आपने इस 39 एमपी के साथ बिहार की समस्याओं पे चर्चा किया? नहीं किया। आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि आप आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे। लोगों को क्या है,
लोग सुनेंगे, लोग भोले भाले होते हैं, आपकी बातों में आ जाएंगे और वोट दे देंगे। क्योंकि लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट करते हैं, लोग जाति के नाम पे वोट करते हैं, लोग इंडिया और पाकिस्तान के नाम पे वोट करते हैं, लोग वोट कर देते हैं। आप उसकी पार्टी का, भोले भाले लोगों का फायदा उठाते हैं। अगर फायदा नहीं उठाते हैं तो और क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान किया था बिहार की धरती से 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का। वो पैकेज कहाँ है, इसके बारे में भी थोड़ा बता के जाइएगा कि हम लोगों को वो पैकेज कब मिल रहा है। 2014 का जब इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपने हर सभा में, हर भाषण में कहा करते थे कि जब मेरी सरकार आएगी, जब बीजेपी की सरकार आएगी, यानी कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी, तो हिंदुस्तान से काला धन खत्म हो जाएगा। और विदेशों में काला धन इतना पड़ा है कि अगर उनको लाया जाए तो कम से कम एक एक खाते में 15-15 लाख रुपया तो यूं ही चला जाएगा। यूं ही का मतलब यूं ही चला जाएगा। कुछ दिन के बाद आप एक न्यूज चैनल पे जाते हैं, फिर यही सवाल आपसे होता है कि मोदी जी ने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। तो अमित शाह जी, आपका जवाब था ऐसा थोड़ा होता है, ये तो चुनावी के लिए भाषण होता है, लोग चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। तो आप बताइए कि क्या चुनाव में आप जनता को ठगने का काम कीजिएगा? आप चुनाव में जनता से कुछ भी वादा कर लीजिएगा और उसको पूरा नहीं कीजिएगा। अगर जनता आपसे सवाल करेगी, जनता अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगी तो आप उसे जेल में डाल देते हैं। सरकार के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ वही चाहती है जो वो चाहती है, बस वही हो। यही चीज हो रहा है। इंडिया के जितने बड़े न्यूज चैनल हैं उसमें से 90% चैनल गोदी मीडिया हो चुके हैं। उनके अखबार, उनके न्यूज और उनके चैनल पे डिबेट आप देख लीजिए तो सिर्फ और सिर्फ बेफजूल की बातें होती है। मुद्दा उनके चैनलों से गायब है और इस तरह डाइवर्ट किया जाता है कि आपको लगता है कि देश में इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। कभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाया जाएगा, कभी पाकिस्तान और इंडिया का मुद्दा लाया जाएगा, जबकि मुद्दा तो ये होना चाहिए कि चीन हमारे अंदर, जमीन के अंदर, बहुत अंदर आकर के कब्जा कर लिया है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपका वीडियो देख रहा था श्री नरेंद्र मोदी जी का, जब आप आपकी अदालत में गए थे, आपसे सवाल हुआ था कि चीन के बारे में, तो आपने कहा था कि इस वक्त की जो सरकार है वो बहुत डरी हुई सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है। चीन से आंख में आंख मिलाने की ज़रूरत है। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम लोग इतने पावर में रहेंगे, हमारी जनसंख्या इतनी है, हमारे पास ताकत इतना है कि हम चीन से आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। मोदी जी, आपकी ही वही बात है, सिर्फ मेरी जबान से वो बात दोहरा रही है कि वो लाल आंख अब कब दिखाइएगा चीन को। चीन भी इंतजार कर रहा है कि कोई आए जो मुझे लाल आंख दिखाए। और वादा सिर्फ वादा करने से नहीं होता है। आप कितनी मर्तबा जनता को मूर्ख बनाइएगा। आपने ये भी वादा किया था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आप खुद सोच लीजिए कि आपकी सरकार 2014 से 2023 चल रहा है, कितने साल हो गए, कितनी नौकरी मिलनी चाहिए, कितनी नौकरी मिली है, ये शायद आपसे बेहतर कौन जानता होगा। आपके पास सारे चीज़ के रिकॉर्ड आते हैं, आपके पास सारा मिनिस्ट्री है, लेकिन मिनिस्ट्री और मिनिस्टर तो आपका सिर्फ आपकी वाहवाही में लगा हुआ है। अभी बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार किया था, अभी सब उसको गलत बताने पे तुले हुए हैं। जब इतना ही गलत है तो उस बीबीसी को बंद कर दीजिए। बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी कि जो भी बीबीसी कह रहा है वो गलत कह रहा है, तो फिर उसको अलाउ क्यों हुआ, उसको डॉक्यूमेंट्री बनाने ही नहीं देते। आप तो सिर्फ आप अपनी वाहवाही में लगे होते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। और चैनलों का क्या है, वो तो आकाओं के आगे सर झुकाता है और झुकता चला जाता है। उनको टीआरपी मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं। वो कहते हैं ना कि पहले न्यूज़ और अखबार जो होता था छप के बिकता था, अब क्या हो गया है कि अब बिक के छप रहा है और बिक के लोगों की बोली निकल रही है
और लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं। सरकार की तारीफ उस वक्त किया जाता जब सरकार जितना वादा कर चुकी है, चाहे वो सरकार बिहार सरकार हो, बंगाल सरकार हो, या केंद्र की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, या तेलंगाना की सरकार हो। सरकार काबिल तारीफ उसी वक्त है जब वो अपने जितना वादा कर चुकी है उसको पूरा निभाए। अगर उसमें से एक वादा भी अगर बाकी रहता है तो आप तारीफ के काबिल नहीं हैं, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है, उसी से काम होता है। कोई नेता अपने यहाँ से पैसा नहीं लाता है, तो फिर हम सरकार की तारीफ क्यों करें? और हम सवाल तो उसी से पूछेंगे जो सत्ता में होगी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो। राज्य सरकार से भी मेरा सवाल बनता है। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से और उनके सहयोगी श्री तेजस्वी यादव जी से कि आप जब सत्ता से बेदखल थे, तो लोगों को ये वादा करते थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम पहली कलम में 10 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी जी, आपकी सरकार बनी है, भले आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो कम से कम 5 लाख नौकरी तो दीजिए। 5 लाख नौकरी नहीं दे सकते हैं तो फिर आप वादा क्यों करते हैं? वादा नहीं है, वादा तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा था। आप एक तरफ नौकरी नहीं देते हैं, दूसरी तरफ जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी STET के अभ्यर्थियों को पटना में पीटा जाता है, उनका आज अनोखा प्रदर्शन हुआ। वो भैंस लेके पहुंच गए। वो एक कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाए। आगे आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए। आप नौजवान हैं, नवजुवक हैं, आप नहीं नौजवान की बात समझिएगा तो कौन समझेगा? आपने ये वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नौकरी देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप नौकरी दीजिए। हम आपसे ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको अभी आए हुए 4 महीना हुआ है। आपने कहा था कि 3 महीना के अंदर हम अल्टीमेटम दे चुके हैं। सारे स्वास्थ्य विभाग को, सारे हॉस्पिटल को एक मरतबा फिर से आप DMCH का दौरा कर लीजिएगा। 3 महीना होने जा रहा है, आपका DMCH साफ सुथरा और इलाज में कितना काम कर रहा है। अगर नहीं तो फिर हम 1 महीना के बाद या कुछ दिनों के बाद वीडियो बनाएंगे, DMCH की बदहाली दिखाएंगे, फिर आपसे सवाल करेंगे कि क्या आपने जो वादा किया था उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए बदलता बिहार।